Yes, quick revision. So far what we were discussing, in GOC was your substitution reaction and your elimination reaction, right? Substitution reaction के हमने factors and reactant product देखा. Similarly हमने E1 elimination का हमने in particular सिर्फ E1 mechanism ही अभी तक देखा. हमने देखा कि उसका mechanism क्या है and उसके factors वगैरह क्या है. So before we start, just a quick revision. सबसे पहले let's discuss SN1. Okay. सबसे पहले let's discuss SN1. SN1 का सबसे पहला part क्या होता है बताओ? In the mechanism of SN1, what is the first thing that happens? बताओ SN1 के मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? करेक्ट, लीविंग ग्रुप का एग्जिट. ओके, that makes a carbocation. Now since carbocation is there, it can possibly rearrange, and after rearrangement it forms the final product. Okay, so that was your SN1. SN1 की केस में हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ? करेक्ट, SN1 के केस में R preferred is 3 degree, 2 degree, 1 degree. लीविंग ग्रुप should be a good living group. ये तो जनरल ही है. ओके, इसके अलावा हमारा होता है RLNU. SN1 में NU का क्या रोल है बताओ? SN1 में NU का कोई रोल नहीं होता है. ओके, इट हैज नो रोल देयर. सॉल्वेंट इस केस में हम क्या प्रेफर करते बताओ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द टेम्परेचर इज प्रेफरेबली, टेम्परेचर इज लो. इसके अलावा बताओ रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है या बोथ होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिटेंशन, इन्वर्जन, बोथ. ओके, यहाँ पर हमारा बोथ होता है, या इसी को कई बार आप ऐसे पढ़ोगे एज रेसिमाइजेशन. ओके, एक ही बात है, रेसिमाइजेशन. इसके अलावा एक और कौन सा फैक्टर था? राइट, इसका एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह से होता है. राइट, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और फैक्टर्स थे. सिमिलरली अब आपके पास SN2, हाँ ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल. उसके अलावा सेम चीज हमने SN2 देखा था ना. SN2 में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बताओ? SN2 इज अ करेक्ट, SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. यहाँ पे आपका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, देयर इज ओनली अ ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट, इट इज sp2. ओके, एंड डज ट्रांजिशन स्टेट ओबेज लुइस रूल्स या लुइस ऑक्टेट थ्योरी? करेक्ट, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो लुइस ऑक्टेट थ्योरी को ओबे नहीं करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं आर का, तो इन दिस केस क्या ट्रेंड आता है बताओ? करेक्ट, इट इज 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है स्टेरिक क्राउडिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड हैव अ गुड लिविंग ग्रुप. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियोफाइल should be a strong nucleophile. Solvent should be a polar aprotic solvent, right? इसके अलावा और क्या था? टेम्परेचर ऑब्वियसली लो, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, एंड यहाँ पे हमारा ग्राफ किस तरह से आता है? इस तरह से. एंड यस, वन मोर थिंग, कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस. आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई पॉइंट्स थे ना. फिर देखो, these were all substitution reactions. Then we had discussed elimination reaction. Now हमने एक टर्म डिस्कस किया था, elimination reaction are dash driven reaction. यहाँ पे वो डैश क्या था बताओ? are dash driven reaction. Correct. They are entropy driven reaction. Then मैंने आपको बताया था कि कोई भी reaction entropy driven है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? If any reaction is entropy driven, then in that case, first and most important fundamental is कि temperature जो है वो high चाहिए होता है. Okay. Elimination में हमेशा मेरा product कैसा type का होता है? जब भी मैं elimination reaction बोलूँ इसका मतलब मेरा product हमेशा कैसा form होगा? Correct. It will always be an unsaturated compound. Apart from that, हमने फिर इसको divide किया था E1 and E2 में. So we have discussed just E1. Now E1 में first step में again क्या होता है बताओ? इवन फर्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी. करेक्ट, लीविंग ग्रुप का एग्जिट. ओके, देन कार्बोकैटायन में रीअरेंज. ओके, एंड देन फिर आपका बेस जो है वो एक H को निकालता है एंड इट फॉर्म्स योर एल्कीन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके फैक्टर्स में अगर हम R देखते हैं तो फॉर E1 रिएक्शन मेरा R कैसा होना चाहिए? करेक्ट, 3 डिग्री, 2 डिग्री,
बॉन्ड डिग्री, लिविंग ग्रुप शुड बी ए गुड लिविंग ग्रुप, बेस यहाँ पे अब हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते, यहाँ पे अब हम बेस बोलते हैं। Now base obviously has to be strong. यहाँ पे solvent जो है वो हम क्या प्रेफर करते हैं? See here I have to solvate this. So यानी कि मेरा PPS हो जाएगा temperature high and I don't think there will be any other factor. इसके अलावा और कोई factor था क्या? RL base temperature obviously हाँ यहाँ पर rearrangement possible है, okay? रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। So far we have discussed these parts about substitution and E1 only of elimination. So अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आप हेडिंग डालिए, E2 एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट अब आप हेडिंग डालिए E2 एलिमिनेशन, या फिर कई बार आप किसी चीज को ऐसे पढ़ोगे एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। Now, obviously अब आप समझ गए हो कि E1 में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, बट E2 में ऑब्वियसली आपके दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। सो E2 में देखो क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सपोज करो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे X है, X चलो कोई भी एक L ले लेते हैं ना, लिविंग ग्रुप, राइट। लेट्स से कि यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है एंड कार्बन की रिमेनिंग बॉन्ड्स है, यहाँ पर एक H है। ओके, you have a strong base here and you have some solvent here. ना देखो यहाँ पे मेरा मैकेनिज्म क्या है, कार्बन कार्बन लिविंग ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। ना यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेरा बेस जो है वो एक ही स्टेप में हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ओके, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है एंड लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके एग्जिट करता है। ओके, यू कैन सी बेस डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डोनेट्स इट्स बॉन्ड पेयर टू कार्बन एंड कार्बन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू लोन पेयर। राइट, सो देखो अभी इस केस में आपका एक ही ट्रांजिशन स्टेट आता है, कुछ इस तरह से दिखता है वो। कार्बन ये बॉन्ड जो है ये वीक होने लग गया, बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज। ओके, ये बॉन्ड जो है वो वीक होने लग गया एंड यहाँ पे बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, सो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली इसका प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस लिविंग ग्रुप प्लस H। नोट कर लो। Obviously this is a single step reaction, right? ये तो एक single step reaction ही है, तो यही मेरा RDS होगा। These are not two different steps, this is the same step. Okay, this is the same step. Mechanism फिर से देखो, ध्यान दो, सेम स्टेप इसलिए है ना क्योंकि ये चीज एक्चुअल में यहाँ पे रुक नहीं रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली स्टॉपिंग हियर। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो सेम ही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाना है एंड आप कहीं भी नहीं रुके, यू विल पास थ्रू पॉइंट बी, राइट। आप पॉइंट बी से पास तो करोगे बट आप इस पे रुके थोड़ी ना। तो जहां पर वो चीज रुकता है उसको हम एक स्टेप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिस हैज नॉट स्टॉप्ड फॉर इवन अ मोमेंट, ये यहाँ पे आया एंड इसको क्रॉस कर दिया इस तरह से। ओके, नाउ मैकेनिज्म देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे बेस जो है वो आपका, अच्छा यहाँ पर देखो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन बोलोगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा से जो ग्रुप अटैच होगा उसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जो है वो अल्फा बीटा पोजीशन से निकला है, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, राइट। बेस जो है दैट हैज अप्रोच्ड अ हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन, सो दिस हाइड्रोजन हैज प्रोवाइडेड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ये कार्बन के पास तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आने वाला है, तो ऑब्वियसली लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा। सो ये तो बस शो करने के लिए है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्म एंड किस तरह से बॉन्ड वीकन हो रहा है। दिस बॉन्ड इज वीकनिंग, दिस बॉन्ड इज वीकनिंग, दिस इज फॉर्मिंग एंड दिस इज फॉर्मिंग। ओके, तो ये तो बस शो करने के लिए, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। आपका एंड रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यस।
यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। सी और एच के बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो गया ना। सी और एच के बीच वाला बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेस उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको और इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो अब इस कार्बन को इस लिविंग ग्रुप की जरूरत है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अब फैक्टर्स क्या क्या है। ओके, फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला फैक्टर इज ऑब्वियसली योर रेट। नाउ यहाँ पर तो आरडीएस है, तो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रेट जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल आएगा, एक तो वो इसके प्रोपोर्शनल आएगा एंड इसके प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर एल एंड इट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू बेस। सो बताओ इन दिस केस मेरा ऑर्डर क्या आ गया, डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो 2 आ गया, हेंस E2। ओके, हेंस E2। सेकेंड थिंग इज कि आर हम कौन सा प्रेफर करेंगे ना। देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो आप आर कैसे प्रिडिक्ट करोगे। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर इज बेस जो है वो अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है, रे रुकोस पे आता है। ओके, नाउ बेस जो है वो अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है, वो बीटा कार्बन पे अटैक कर रहा है। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू मेक इट डिफिकल्ट, we have to make it difficult for the base to attack at alpha carbon. ओके, यानी कि अगर इस कार्बन पे बेस का पहुंचना अगर मुझे मुश्किल करना है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली व्हिच डिग्री शुड इट बी, ऑब्वियसली इट शुड बी थर्ड डिग्री, राइट। सो देखिए आप देखो यहाँ पे आर कैसा प्रेफर्ड होगा, थर्ड डिग्री मोर देन सेकंड डिग्री मोर देन 1 डिग्री। ओके, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि बीटा पोजिशन शुड हैव हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि अगर बीटा पोजीशन के पास हाइड्रोजन नहीं हुआ तो E2 एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। व्हाई, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन द सेम स्टेप। सो अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, राइट। नाउ R and then L, obviously लिविंग ग्रुप हमेशा क्या होता है, it has to be a good living group। okay, फोर्थ पॉइंट, बेस, ऑब्वियसली आप समझ गए हो बेस कैसा होना चाहिए, बताओ बेस कैसा होना चाहिए, बेस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, अब अगर देखो बेस स्ट्रॉन्ग आपको मिल गया या दिख रहा है कि अच्छा बेस रिएक्ट कर रहा है, दैट शुड ऑलवेज गिव यू, दैट शुड आल्सो गिव द हिंट अबाउट सॉल्वेंट। बताओ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। ओके, हाँ, एनायन को सॉल्वेट नहीं करना है, एनायन को सॉल्वेट नहीं करना है। सो दिस इज आइदर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, और इट कैन आल्सो बी नॉन पोलर। नॉन पोलर स्लाइटली अनकॉमन है, बट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिलेटिवली मोर कॉमन। Now 6 is very simple. Temperature, again elimination reaction हमेशा temperature क्या होना चाहिए, correct, temperature should be high। सेवेंथ फैक्टर रीअरेंजमेंट, बताओ भाई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। बोलो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। करेक्ट, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा। ओके, और कोई पॉइंट है क्या, रीअरेंजमेंट ये सिंगल स्टेप तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ओके, हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एंटी एलिमिनेशन। ओके, दिस इज एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा, रुको, एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, H and L must be taken, from opposite sides, from opposite sides। ओके, ना देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट 8 का देखो मतलब क्या हुआ,
जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको ये कंपाउंड, ओके, लेट्स से दिस इज माय लिविंग ग्रुप हियर, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज लेट्स से 2, ओके। तो अभी आप मुझे ये देख के बताओ कि क्या इस लीविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं है। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट। सो इन दिस केस यहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो E2 एलिमिनेशन शो कर सकता है, ओके, दिस कंपाउंड कैन शो E2 एलिमिनेशन। बट देखो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किस तरह से करता है, आपको इस कंपाउंड की जगह आपको कंपाउंड जो है वो विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा कि अब आपको ये L दिया है, ओके, लेट्स से एक हाइड्रोजन है H1, दूसरा हाइड्रोजन है H2, ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है H3 एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन है H4, ओके ना। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे E2 एलिमिनेशन करना है तो कौन कौन सा हाइड्रोजन रिमूव कर पाना पॉसिबल है, ओके, E2 एलिमिनेशन से कौन कौन सा हाइड्रोजन पॉसिबल है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन यानी कि हमेशा हम ऑपोजिट डायरेक्शन से ही निकालते हैं। देखो मेरा डायग्राम भी वैसा ही जानबूझ के बनाया है कि यहाँ पे L ऑपोजिट साइड में है, H ऑपोजिट साइड में। सो नाउ इफ यू लुक एट आवर ऑप्शंस, L जो है वो अबव द प्लेन है, ओके, यानी कि जो H बेस निकाल सकता है वो अबव द प्लेन होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, correct, that has to be below the plane, okay, which means that in this case कौन-कौन से हाइड्रोजन निकाल पाना पॉसिबल है। फिर से बोलो, कौन-कौन सा हाइड्रोजन निकाल पाना पॉसिबल है। करेक्ट, आपका H2 निकाल पाना पॉसिबल है एंड H4 निकाल पाना पॉसिबल है, लेकिन आपका H1 एंड H3 निकाल पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके। वाई, बिकॉज वी रिक्वायर एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये ऊपर है तो वी रिक्वायर समथिंग विच इज बिलो, ओके। नाउ इसी का एक और काफी कॉमन एग्जांपल आता है, यहाँ पे देखो आप, एंटी एलिमिनेशन हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप मस्ट बी टेकन फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, ओके। तो अगर लीविंग ग्रुप अबव है तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अबव या बिलो। बिलो होना चाहिए, तो मेरे पास बिलो हाइड्रोजन कौन कौन से, एक H2 हुआ, एक H4, एग्जैक्टली, ऑलराइट। ना इसी पे देखो एक और काफी कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दे देगा, ओके, एंड यहाँ पे आपको E2 एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ओके। ना ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबल बीटा पोजीशंस है, एक तो ये मेरा बीटा 1 पोजीशन हुआ, एक ये मेरा बीटा 2 पोजीशन हुआ, ठीक है। यानी कि अगर मेरा डबल बॉन्ड आएगा तो या तो वो इस पोजीशन पे आएगा या तो वो इस पोजीशन पे आएगा। देखो पहले यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक पहले समझ में आएगा, ओके। नाउ अब देखो एक्चुअल में डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आता है, इट्स वेरी सिंपल, जहां पर की ऑपोजिट में H प्रेजेंट है, जहां पर की ऑपोजिट में H प्रेजेंट है, ओके। सो देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन है, सो आई हैव टू लुक एट एन H विच इज बिलो द प्लेन। यहाँ पर जो H होगा दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, ओके। तो यहाँ पर जो H होगा वो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, करेक्ट। यहाँ पर जो H होगा वो मेरा बिलो द प्लेन आएगा, ओके। एंड यहाँ पर जो H होगा वो कहां पर आएगा, करेक्ट। तो अब देखो, सो अगेन दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। अब आप बताओ H जो है मैं कहां से रिमूव कर पाऊंगा, बीटा 1 से या बीटा 2 से। एक जन बोल रहा है बीटा 1, एक जन बोल रहा है बीटा 2, दो जन बोल रहे हैं बीटा 2। क्या कर रहे हो तुम लोग, आपको ऑपोजिट चाहिए, यू वांट हाइड्रोजन ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो L के लिए कौन से में बीटा 1 या बीटा 2 में ऑपोजिट साइड में है, ऑब्वियसली बीटा 1।
दिस इज मिथाइल हियर, दिस इज नॉट हाइड्रोजन। ये जो मैंने शो किया है ये मिथाइल है। देखो कोई भी अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो एक चीज अबव होगा और एक चीज बिलो होगा। ओके, मैंने आपको सिर्फ मिथाइल शो किया है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली बिलो होना चाहिए ना, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अब मेरा एलिमिनेशन कहाँ से होगा, बीटा 1 से एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन एलिमिनेशन will take place will take place from from beta 1 only। यहाँ पे मेरा एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज दिस वन। देखो चेक करो, समझ में आएगा। समझ में आएगा। Okay, so we'll be taking more examples on, so we'll take more examples on this, we'll take more examples on this। Okay, so अब देखो इसके अलावा आपको क्या समझना है, अगेन लाइक आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू, कोई भी रिएक्शन स्पेसिफिकली होगा या नहीं होगा आप उसे से प्रेडिक्ट नहीं करते हो। ऑल द रिएक्शंस कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज अगर आपके पास आर है, एल है, न्यूक्लियोफाइल है एंड सॉल्वेंट है, ओके, all the reactions will take place simultaneously, SN1 SN2 E1 E2 सारे ही reactions हो रहे होंगे। आपको उस कंडीशन में ये बताना है कि मेजॉरिटी कौन सा हो रहा होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो मेजॉरिटी एलिमिनेशन हो रहा होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो मेजॉरिटी आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। ओके, अगर 1 डिग्री है तो आपका मेजॉरिटी सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, अगर आपका 3 डिग्री है तो आपको अगेन चेक करना पड़ेगा कि SN1 है, E1 है या E2 है। Then you have to look at solvent, you have to look at nucleophile or base। Okay, let's take some examples now। देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दैट वी हैव स्टडीड सो फार। SN1 SN2 E1 E2। ओके, देखो हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले R, नहीं E1 में ऑपोजिट साइड का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है E1 में, क्योंकि E1 में बेस तो बाद में अप्रोच करता है ना, सो E1 में देयर इज नो सच थिंग एज ऑपोजिट साइड और एंटी एलिमिनेशन, इट इज ओनली इन E2। नाउ ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं R का देखूं, SN1 में R कैसा होना चाहिए, फटाफट बता दो। करेक्ट, 3 2 1। SN2 में R क्या होना चाहिए, 1 2 3। E1 में R क्या होना चाहिए, 3 2 1। एंड E2 में R क्या होना चाहिए, करेक्ट, 3 2 1। क्या ये आपको समझ में आया? ओके, सो यानी कि अगर मेरे पास 3 डिग्री है तो आई हैव 3 पॉसिबिलिटीज, लेकिन अगर मेरे पास 1 डिग्री है तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा ना? ओके, देन वी हैव लीविंग ग्रुप, हर एक के केस में सेम ही है, आई वांट अ गुड लीविंग। ओके, हर एक के केस में इट इज द सेम कंडीशन, गुड लीविंग। okay, then we have nucleophile or base। okay, then we have nucleophile or base। SN1 के केस में हमें क्या चाहिए होता है बताओ? SN1 के केस में it doesn't matter, SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है। SN2 के केस में बताओ, SN2 के केस में it has to be strong। okay, E1 के केस में, E1 के केस में it has to be a strong base। okay, and E2 के केस में भी it has to be a strong base। okay, then we have our solvent। SN1 के केस में कैसा solvent चाहिए, करेक्ट, I want a polar protic solvent। SN2 के केस में polar aprotic solvent। E1 के केस में polar protic solvent and E2 के केस में करेक्ट polar aprotic solvent। ओके, सो देखो नाउ वी हैव आल्सो स्टार्टेड टू डिस्टिंग्विश, अब देखो आपको समझ में आने लग जाएगा। एंड लेट्स आल्सो टेक इनटू अकाउंट टेम्परेचर। ओके, एज सब्स्टिट्यूशन के केस में मुझे इन दोनों ही केस में टेम्परेचर क्या चाहिए बताओ, आई वांट लो हियर एंड हियर आई वांट हाई। ओके,
सो अब देखो, अब हमें समझ में आ जाएगा। नाउ देखो, यू कैन वेरी सिंपली डिफरेंशिएट। कैसे? देखो, अगर सपोज करो मेरा जो कंपाउंड है वो 3 डिग्री है, ओके देखो हम एक एक करके उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं या कैसे समझते हैं। अगर मेरा कंपाउंड जो है वो 3 डिग्री है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है? अगर मेरा कंपाउंड 3rd डिग्री है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है? करेक्ट, SN1, E1 एंड E2। ओके, 3rd डिग्री है तो SN1, E1 एंड E2, मुझे इस डायरेक्शन में ही सोचना है। ओके नाउ, अब अगर टेम्परेचर हाई है तो यानी कि अब किसका चांसेस बढ़ता है? 3rd डिग्री तो है ही, टेम्परेचर भी हाई है, अब मुझे क्या क्या किस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा? करेक्ट, अब मुझे E1 E2 के डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। ओके नाउ, इफ आई हैव अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब मुझे किस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा? करेक्ट, अब मुझे E1 के डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। सेंस आप सभी को समझ में आया? okay, so we simply have to look at all of the conditions together. सिर्फ एक कंडीशन से हमारा काम नहीं चलेगा, वी हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज कंडीशंस, ओके एंड देन जाके हम इंश्योर कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा या कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? ओके, ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, सच एज रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये चीज तो आप समझ सकते हो, SN1 में हाँ, SN2 में ना, E1 में हाँ, E2 में। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स आप समझ सकते हो। इतने फैक्टर्स आर मोर और लेस गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। इतना समझ में आया? ओके ना, इसके अलावा देखो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। ओके, इसके अलावा ज्यादा सर फोड़ने का कोई फायदा है नहीं, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, SN1 एंड E1 आर सिमिलर। ओके, SN1 एंड E1 सिमिलर कैसे होते हैं? दोनों ही केस में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? SN1 E1 दोनों ही केस में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? करेक्ट, लीविंग ग्रुप का एग्जिट, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। अब वो सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन में जाएगा या एलिमिनेशन का डायरेक्शन में जाएगा, वो चीज आप खुद ही देख के बताओ। ओके, क्या चीज डिटरमाइन करेगा? सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में जाएगा या एलिमिनेशन के डायरेक्शन में जाएगा, वो चीज आप कैसे कर सकते हो? नॉट न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट। करेक्ट, इट इज टेम्परेचर विच विल डिक्टेट। करेक्ट, इट इज टेम्परेचर विच विल डिक्टेट कि अच्छा वो एक्चुअल में SN1 की तरफ जाएगा या वो एक्चुअल में E1 की तरफ जाएगा। ओके, SN2 and E2 are entirely different. SN2 and E2 completely different. Okay, क्योंकि SN2 में क्या होता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो सेम कार्बन पे अटैक करता है। यस और नो? SN2 में क्या हो रहा है कि अगर मेरा कार्बन पे लीविंग ग्रुप अटैच है तो मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सेम कार्बन पे ही अटैक करता है। लेकिन E2 में क्या होता है बताओ? E2 में वो चीज बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। Is that clear? So SN1 and SN2 are similar. Sorry, SN1 and E1 are similar, whereas SN2 and E2 are completely different. नोट कर लो यहाँ तक। समझ में आ रहा है? आ रही है? अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, बट कुछ तो जम रहा होगा। कॉपी कर लो थोड़ा। डन, सभी ने नोट कर लिया? इन E2 इट अफेक्ट्स बीटा हाइड्रोजन। करेक्ट, E2 में आपका बीटा हाइड्रोजन पे आता है, SN2 पे सेम कार्बन पे ही होता है, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप अटैच होता है उसी कार्बन पे ही अटैक करता है। देखो, आपका एलिमिनेशन में क्या था? कार्बन कार्बन लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन, बेस अटैक हियर। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इसी पे सेम पे। नोट कर लेना, बेस अटैक्स अल्फा एच। अच्छा, वो अलग केस में था। ओके ओके ओके, वो अलग केस में था। वो ये था कि कार्बन कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो कार्बोकैटाइन के लिए तो ये अल्फा पोजीशन हुआ ना।
दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा। ओके, एंड देन दिस बिकम्स बीटा, बट यहाँ पर तो कार्बोकैटायन के लिए तो ये अल्फा हो गया ना। नाउ अब देखो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, या यहाँ पे आप खुद ही मुझे देख के बताओ कि कौन सा पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है। देखो ध्यान दो, सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स से आई गिव यू दिस नंबर। ओके, यहाँ पे मेरे पास है OH माइनस 70 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आप मुझे बड़े आराम से देख के बता सकते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, व्हाट डिग्री हैलाइड डू आई हैव, what degree halide do I have? Correct, I have third degree halide। ठीक है, so third degree halide यानी कि यहाँ से क्या चीज हट जा रहा है बताओ, डेफिनेटली क्या चीज हट गया बताओ। करेक्ट, SN2 तो डेफिनेटली हट गया। ओके, मतलब SN2 तो डेफिनेटली हट गया, राइट। ऊपर से मुझे दिख रहा है टेम्परेचर भी हाई है, यानी कि SN1 SN2 दोनों ही हट गए। तो ये पार्ट पहले क्लियर हुआ। okay, now we have to look at E1 and E2। okay, so in this particular case बताओ, in this particular case so I can have E1 as well as I can have E2। okay, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे अब आपको ये चीज आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, ये चीज आप थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे कि जब आपके पास OH माइनस होता है, ओके, जब आपके पास इन पर्टिकुलर OH माइनस एज अ बेस होता है, तो वहां पे आपका E2 मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा होता है। देखो आप यहाँ पे एक और चीज भी किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर मेरा सोल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ओके, अगर मेरा सोल्यूशन या मेरा सॉल्वेंट जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें कैटायन कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे एज वेल, इफ माय सॉल्वेंट इज नेगेटिवली चार्ज देन उसमें कैटायन कभी भी फॉर्म नहीं होता है। कैटायन कब फॉर्म होता है, या तो वो चीज पॉजिटिवली चार्ज हो या तो वो न्यूट्रल हो। ओके, दैट इज अगर आपके पास यहाँ पे OH माइनस के जगह अगर H2O होता तो यहाँ पे E1 का पॉसिबिलिटी था या यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो इन दैट केस कार्बोकैटायन आपका फॉर्म नहीं होता। इट इज समथिंग टू कीप इन माइंड। आप चाहते हो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सिंस OH minus is given, okay, carbocation is not formed in general। okay, ब्रैकेट में आप मतलब ब्रैकेट के अगेन ब्रैकेट में आप देख सकते हो H2O would have given H2O would have given H2 would have given carbocation। okay, continuing in this OH minus generally follows नोट कर लो। बट देखो ऑर्गेनिक में क्या है ना, ऑर्गेनिक में क्या है ना कि आदमी अभी एक सेंटेंस बोलेगा और नेक्स्ट सेंटेंस में इससे पलट जाएगा। ओके, सो ऑर्गेनिक देखो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सा ही है कि अभी मैं कुछ बोलूंगा और अभी उससे पलट जाऊंगा। देखो अगर मैं आपको इंस्टेड ये देता हूँ, ओके, ना अब देखो टेम्परेचर देखते ही क्या चीज हम हटा सकते हैं, ऑब्वियसली हम E1 E2 हटा सकते हैं, तो यहाँ पे नेचुरली या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा, जैसा ना। okay, and looking at the degree of this halide, okay, ये थर्ड डिग्री halide है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट, यहाँ पे हमारा SN1 होना चाहिए। अब देखो अब यहाँ पे OH माइनस था लेकिन फिर भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली केस ऑफ ऑर्गेनिक ऐसा ही है कि अभी कुछ बोलूंगा और थोड़ी देर बाद ही उससे पलट जाऊंगा मैं। सो इट हैपेंस, आपको ये चीज मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, टेम्परेचर एंड डिग्री। ओके, इसके बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया। क्या नहीं समझ आया बताओ। क्या नहीं समझ आया बताओ तो।
सॉर्टिंग कैटायन फॉर्म थोड़ा क्या क्या टिपिकली, अगर देखो ऐसा समझो ना, ऐसा समझो आप, अगर एक बेस, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आई हैव प्लेंटी ऑफ बेस, ओके, OH माइनस हियर मींस आई हैव अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बेस। नाउ अगर थोड़ा सा भी H प्लस हुआ, ऐसे समझो आप, अगर थोड़ा सा भी H प्लस हुआ तो क्या वो बेस उसको रहने देगा? ओके, इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ बेस एंड इफ यू ऐड इवन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड, तो क्या वो एसिड वहां पे टिक पाएगा? वो एसिड जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका H प्लस होता ही नहीं है, ओके। बट हियर OH minus is not acting as a base. Here OH minus is acting as a, बताओ, here OH minus is acting as a, आप सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या वर्ड यूज किया था, जैसे एलिमिनेशन में हमने बेस यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या वर्ड किया था, करेक्ट। Here OH minus is acting as a nucleophile. Okay, now nucleophile जो है वो H प्लस के अलावा और भी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। सेंस आपको समझ में आया? ओके, सो विच इज वाई सो विच इज वाई यहाँ पे आपका H प्लस का इंस्टेंट कंजम्पशन हम नहीं सोचते। ओके, क्लियर। यहाँ पे बेस के टाइम पे हमने सोचा अच्छा एसिड जो है वो इंस्टेंटली कंज्यूम होगा, बट न्यूक्लियोफाइल के केस में ऐसा केस नहीं, राइट। एंड अगेन लाइक आई सेड कि मैं हो सकता है 4-2 मिनट बाद फिर से पलट जाऊं, सो डोंट टेक दैट टू मच, आपको ये चीज प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला आप बताओ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा डिग्री हैलाइड है? दिस इज अ 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री आर बाय फार द इजीएस्ट। 1 डिग्री देखते ही क्या होना चाहिए, चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, क्या होना चाहिए? सिंपली ऐसे काम खत्म। ओके, इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, बट स्टिल देन बिकॉज दिस इज 1 डिग्री, डायरेक्टली ऐसे। समझ में आया ना? यहाँ पे बताओ, ठीक है। अगेन डजेंट मैटर द टेम्परेचर, ओके, डजेंट मैटर द टेम्परेचर। ये क्या है? 1 डिग्री हाईलाइट है, डायरेक्टली आपका आ जाएगा ऐसे। क्लियर? कॉपी कर दे रहा हूँ फटाफट। SN2 एग्जाम में शायद आएगा, देखते हैं। आई हैव नॉट डिसाइडेड बट हो सकता है आए, हो सकता है नहीं है, नॉट डिसाइडेड। आपको मैंने बताया तो था, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से लोअर है तो टिपिकली सब्स्टिट्यूशन, अगर 50 डिग्री सेल्सियस से हायर है तो टिपिकली एलिमिनेशन। इन बिटवीन ये वाला बताओ। ना टेम्परेचर देख के एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर्ड होगा। ओके, ऑब्वियसली एलिमिनेशन वुड बी मोर प्रेफर्ड हियर। नाउ E1 एंड E2 में से आप मुझे सिलेक्ट करना है। नाउ E2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। E2 यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ? E2 इज नॉट पॉसिबल हियर, व्हाई? वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये जो है ये अल्फा कार्बन हुआ और ये जो है ये तो बीटा कार्बन हुआ, लेकिन दोनों ही बीटा कार्बन पे, हाँ, दोनों ही बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, सिंस देयर इज नो बीटा एच, ओके, तो E2 जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखाएगा, विच विल बी, विच विल बी, बोलो, विच विल बी। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? नो बीटा एच, नो बीटा एच, नो बीटा एच, इसलिए E2 तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपका सिर्फ E1 ही होगा। नोट कर लिया? ओके। क्लियर? कंटिन्यू। ना देखो यहाँ पे हम एलिमिनेशन पे ही कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग इन एलिमिनेशन ओनली, जस्ट सम स्मॉल पॉइंट्स। टिपिकली जो भी आपके रेगुलर बेसिस होते हैं या जो बेसिस आप कॉमनली क्वेश्चन में देखोगे वो आपके जनरली E2 ही शो करते हैं। इन जनरल द बेसिस दैट यू विल सी विल शो यू E2। फॉर एग्जांपल आपका हो गया मोस्ट कॉमनली अल्कोहलिक KOH, बाई फार द मोस्ट कॉमन। ओके, बाई फार द मोस्ट कॉमन अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH कई बार आपको हो सकता है ऐसे शो करे अल्कोहलिक KOH, या फिर हो सकता है आपको कई बार ऐसे शो करे KOH or KOH and ROH। ओके, KOH and ROH का मतलब क्या हुआ कि आपके पास KOH भी है एंड आपके पास कोई अल्कोहल भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, so you can be given something like this, or the other common basis that you are given is CH3O minus। okay, कई बार आप इसको ऐसे देखोगे CH3O minus CH3OH। ओके, बेस एंड कॉन्जुगेट, या फिर आप इसी चीज को ऐसे फॉर्म में देखोगे CH3ONA। यहां पर भी आपको क्या समझना है, दिस इज बेसिकली योर RO माइनस। ओके, दिस इज बेसिकली योर RO माइनस। इसके अलावा आप और भी क्या चीज कॉमनली देखोगे, NaNH2 NH3, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में देखोगे NH2 माइनस NH3। ओके, all of these typically give E2। typically क्या 95% केस में चीज E2 ही देगा। ओके, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक ALC, ALC stands for alcoholic, alcohol। ये तो होता है। यहाँ पे एक और H आता है क्या? ये तो है। Typically these compounds give your E2 reaction, and E2 reaction में आपको क्या याद रखना है, in general Sidzif product is your major product। Sidzif product is major। ठीक है, in case of these bases। okay, in case of these bases, in case of regular basis। okay, however in case of a bulky base, in case of a bulky base, Hoffman product is major। this is very important। in case of a bulky base, Hoffman product is major, bracket में, as steric crowding becomes important। as steric crowding becomes important। now what do I mean by that? okay, एंड बल्कि बेस का भी एक ही एग्जाम्पल आपको हमेशा मिलेगा। ओके, इस चीज को आप ऐसे देखोगे। ओके, या फिर इस चीज को आप ऐसे देखोगे। ओके, या फिर आप इसी चीज को ऐसे देखोगे। ओके, नोट कर लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड।
इसके केस में हमेशा आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो हॉफमैन होता है। नोट कर लो फटाफट पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे सवालों का देखो कोई जवाब नहीं है, जीओसी जब तक चलेगा तब तक चलेगा। खत्म करने में तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूँ, लेकिन आपको फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। कंप्लीट हो गएगा यहाँ तक। देखो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से वी टेक दिस कंपाउंड, ओके, लेट्स से वी टेक दिस कंपाउंड नाउ। अब देखो, अगर आपको दिया जाए अल्कोहलिक KOH वर्सेस अगर आपको दिया जाए अ बल्की बेस, ओके, आप प्रोडक्ट किस तरह से प्रेडिक्ट करोगे? सबसे पहले आपको क्या समझना है कि मैं इसी चीज को यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ, फटाफट लिखा करो यार, पहले बोला करो। ठीक है, कंटिन्यू। देखो ना, यहाँ पर देखो क्या है कि मेरा क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से अटैच था, ओके, क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से अटैच था। यहाँ पर भी E2 मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर भी E2 मैकेनिज्म होगा। E2 मैकेनिज्म इज सिंपली अ मोर कॉमन मैकेनिज्म, ओके, E2 मैकेनिज्म इज सिंपली अ मोर कॉमन मैकेनिज्म। नाउ, तो अब देखो E2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? E2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस, नो, करेक्ट। E2 मैकेनिज्म में तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा अल्फा कार्बन हुआ, तो यहाँ पे बीटा, बीटा 1, यहाँ पे बीटा 2 एंड यहाँ पे बीटा 3, ओके। इसमें से कौन से 2 पोजीशन एग्जैक्टली सेम है बताओ? ऑब्वियसली 1 और 2 एग्जैक्टली सेम है, तो मैं 2 को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो एग्जैक्टली सेम है, ओके। मैंने बीटा 1 एंड बीटा 2 एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने बीटा 2 हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि देर आर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हियर। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बिकॉज ऑफ बीटा 1, राइट, एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस बिकॉज ऑफ बीटा 2। क्या पहले यहां तक समझ में आया? यहाँ तक पहले समझ में आया, ओके। नाउ लेट्स लुक एट कि कौन सा सेडजेफ प्रोडक्ट है एंड कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट है। फॉर दैट बेसिकली चेक द स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इस एल्कीन का स्टेबिलिटी देखूं तो यहाँ पे अल्फा H कितने हैं बताओ? फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ अल्फा H इज, जल्दी जल्दी, देखो वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट वाले में मेरे पास 7 अल्फा H है। सेकेंड वाले में मेरे पास कितना अल्फा H है बताओ? करेक्ट, मेरे पास 4 अल्फा H है। यानी कि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट हुआ, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज आवर सेडजेफ प्रोडक्ट, यस और नो? ओके, एंड दिस इज आवर हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखो आपको पूरा समझ में आ गया है। सो इन आवर फर्स्ट केस दिस इज ए, दिस इज बी। इन आवर फर्स्ट केस मेरा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ? करेक्ट, इन आवर फर्स्ट केस मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा मोर स्टेबल एल्कीन। बट इन आवर सेकेंड केस मेरा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? लेस स्टेबल एल्कीन। इज दैट क्लियर? वील टेक वन मोर एग्जांपल। पर देखो ये समझ में आया था, कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी कर लो प्रॉब्लम।
Done. Done. All right. Try a couple of questions. देखो उसके पहले का पेज देखो भाई. हो गया. All right. Now देखो. Try these questions. Try करो. Not difficult at all. Try करो. हो गया. सारे बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. देखो एकदम इम्पॉसिबल सवाल ही है. हो गया क्या? जानलेवा सवाल. हो गया. देखो चेक करते हैं. लेट्स फर्स्ट राइट ऑल बीटा पोजीशंस. तो ये मेरा अल्फा पोजीशन हुआ. तो ये बीटा 1, ये बीटा 2 और ये बीटा 3 हुआ. राइट. इसमें से कौन कौन से पोजीशन एग्जैक्टली सेम है? ऑब्वियसली 2 and 3 एग्जैक्टली सेम है. राइट. इन एनी केस अल्कोहलिक KOH मुझे क्या देगा? सेट्स प्रोडक्ट देगा. तो सेट्स प्रोडक्ट के लिए मुझे कहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करना चाहिए बताओ? बीटा 1 या बीटा 3? बीटा 2 को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि बीटा 2 तो सेम पोजीशन है. तो बीटा 2 को मैं हटा दे रहा हूँ. For Sirdzev product or for most stable alkene, I must have the double bond at beta 1. तो देखो फर्स्ट केस में मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? फर्स्ट केस में मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? ओके. सेकंड केस में ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा. देखो समझ में आया क्या? ओके. नाउ सेम चीज. अब देखो इस चीज के लिए मेरा बीटा पोजीशन क्या है? एक ये बीटा 1 है और एक ये बीटा 2 है. ओके दैट्स इट. सो और तो कोई बीटा पोजीशन यहाँ पे है भी नहीं. नाउ बल्कि बेस है तो आई वांट अ लेस स्टेबल एल्कीन. नाउ इफ आई वांट अ लेस स्टेबल एल्कीन सो ऑब्वियसली कहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए? बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 1 पे आना चाहिए. सो हॉफमैन स्टेट्स ऑफ एक्सप्लेन करो. बिल्कुल भी एक्सप्लेन आप अपने नोट्स रिवाइज करो. नेक्स्ट वाला देखो अल्कोहलिक KOH. इट इज वेरी ऑब्वियस. डबल बॉन्ड कहाँ पे आना चाहिए बताओ? डबल बॉन्ड बीटा 2 पे आना चाहिए.
Hoffman alkene is more stable alkene. Sorry, Hoffman is less stable. Sidzef is more stable alkene. आप alkene का stability कैसे check करते थे? By counting hyperconjugation. Hyperconjugation यही alpha H. देखो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्या हुआ बताओ। देखो यहाँ पे कितने कितने एल्कीन पॉसिबल है। देखो यहाँ से मुझे एक डबल बॉन्ड निकालना ही निकालना, तो या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है, और यहाँ वही तो मैंने बोला ना कि बीटा 2 और बीटा 3 सेम है। वही तो मैंने बोला ना कि ये और ये तो सेम हो गया ना, ये और ये तो सेम होगा, तो दोनों में कोई सा भी बना। तो मैंने ये वाला बनाया, आप हो सकता है दूसरा वाला बनाओ, डजंट मैटर, सेम कंपाउंड ही है। Hoffman less stable, Hoffman less stable, Sidzef more stable। यहाँ पे ऐसे more stable है, ठीक है। लास्ट वाले का 9 alpha H, yes, this one has 9 alpha H। Now, so आज के लिए देखो वैसे तो हम questions थ्योरी में इतना ही करेंगे। Let's see if I have some questions। I think इसमें कुछ questions थे। Let's see if this has some questions। Base, as we call that, base, as we call that. Don't think this was इसमें भी नहीं। चलो ठीक है, आज एक्चुअली और थ्योरी मुझे भी कंटिन्यू करना भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, डोंट स्टार्ट SN1 SN2 क्वेश्चंस राइट नाउ। अच्छा, we'll solve a different type of questions। चलो ठीक है, we'll do some different type of questions। नाउ यहाँ पे देखो, आपको एक और पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। देखो, सो जहां पे हमने अल्कोहलिक KOH लिखा है, दैट इज फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस चीज को आप नोट कर लो। जहां पे हमने अल्कोहलिक KOH लिखा है, दैट इज फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन में एक्वस KOH दिया जाएगा। ओके, अल्कोहलिक KOH इज फॉर एलिमिनेशन, aqueous KOH is for substitution। okay, aqueous KOH का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे OH माइनस को as a nucleophile provide कर रहे हैं। okay, you are providing OH minus as a nucleophile। now I hope आप लोगों ने सारे रिएक्शंस जो है वो प्रैक्टिस किए हैं। सारे रिएक्शंस जो है वो प्रैक्टिस किए हैं का मतलब क्या हुआ? फोटो हैलोजिनेशन, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे रिएक्शंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। यस, नो, किया है। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देन लेट्स ट्राई सिंपल क्वेश्चंस। कि मुझे सबसे पहले CH4 से लेके C4H10 तक जाना है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, CH4 से लेके C2H5OH तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से कि क्या कर लिया हमने। ओके, लेट्स से कि C2H5Cl से एक सेकंड देखो, C2H5Cl से, चलो ये दो ही अपन, चलो ट्राई दीज टू। ओके, आपने अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़े उन सभी को यूज करते हुए, फोटो हैलोजिनेशन, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, substitution, elimination। okay, you can use absolutely any reagent। ट्राई करो।
क्या लगता है स्कूल खुलने वाला है? कुछ न्यूज़ वगैरह आया है क्या? नहीं। प्रैक्टिकल के लिए ग्रुप बना, सही है। मतलब घर पे ही बैठ के practical। हो गए क्या ये दोनों क्वेश्चंस? हो गए। देखो फर्स्ट वाले में देखो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे। आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले देखोगे कि आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है एंड आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। ओके, स्टार्टिंग प्रोडक्ट में मेरे पास एक कार्बन आइटम है, एंड प्रोडक्ट में मेरे पास चार कार्बन आइटम है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यहाँ पे यही स्ट्राइक करना चाहिए कि आई हैव टू मेक इट ट्वाइस, टू टाइम्स। ओके, क्योंकि जब आप वन को एक बार ट्वाइस करोगे तो वो टू होगा, फिर जब आप वापस उसको ट्वाइस करोगे तभी जाके अब आपका C4 आएगा। राइट, तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे वुड्स रिएक्शन जो है वो दो बार करना पड़ेगा। राइट, लेकिन वुड्स रिएक्शन के लिए मुझे RX चाहिए, वुड्स रिएक्शन R पे नहीं होता, इसलिए RX चाहिए। राइट, सो बताओ फर्स्ट वाले के लिए what should be my very first step? बताओ what should be my very first step? बोलो। हाँ, नॉट HCl, यहाँ पे HCl काम नहीं चलेगा। करेक्ट, यहाँ पे Cl2H mu चाहिए मुझे, दिस विल गिव मी CH3Cl। देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, फटाफट नेक्स्ट स्टेप। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप में मेरा आ जाता है वुड्स रिएक्शन। ओके, और एनी ड्राई ईथर, दिस विल गिव मी CH3CH3। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बताओ। करेक्ट, अगेन Cl2H mu, right? This will give me C2H5Cl, and then next step बताओ। अब यहाँ पे अगेन वुड्स रिएक्शन, दैट गिव्स मी माय C4H10। इज दैट क्लियर? तो कभी भी अगर हमको डबल करना है, आपके दिमाग में सबसे पहले वुड्स रिएक्शन ही स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाले में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगेन यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन आइटम है, यहाँ पे दो कार्बन आइटम है, उसके साथ OH है, बट OH वाला प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको दो कार्बन तक पहुंचाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? करेक्ट, LbCl2H में it will form CH3Cl। what should be the next step? What should be the next step? करेक्ट, यहाँ पे मेरा वुड्स रिएक्शन, that will give me C2H6। what should be the next step? करेक्ट, ClH mu, this will give me C2H5Cl। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, नाउ आई कैन आइदर यूज H2O, ठीक है, और आई कैन यूज aqueous KOH। जैसे मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले लिखा, aqueous KOH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है। राइट, सो आई कैन आइदर यूज H2O और aqueous KOH। हियर aqueous KOH would be a better thing to do। ओके, ज्यादा बेटर होगा ये यहाँ पे, तो ये चीज मुझे देगा C2H5। ओके, चेक करो, देखो समझ में आया क्या? ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था। Alright, so we'll stop right here. We'll stop right here, and that's it for today.